हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाल कॉमर्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस टॉप 50 जो कि पार्ट बी से रिलेटेड है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ पे वही क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो इनको जरूर आप लोग देखें। और इससे पहले मैंने आपको वॉल्यूम सेकंड की वीडियो दे रखी है, उसको भी जरूर देख लें। और इसमें वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे हुए हैं। तो अगर आप भी सीबीएसई या अदर बोर्ड्स के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को जरूर एक बार देख लें। और बाकी अब मैं अब शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन पॉइंट। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस ईयर, द बैलेंस शीट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशंस अबाउट फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ एन एंटरप्राइजेस। ए ऑप्शन, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा बी होगा, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मीन्स जो बैलेंस शीट तैयार की जाती है वे एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पे तैयार की जाती है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स appear in the balance sheets? First is here expenses, store and spares, purchase and sales। expenses और purchase एंड सेल्स, ये जो आइटम्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके ट्रेडिंग और पीएल से रिलेटेड होते हैं। जबकि जो ऑप्शंस है आपका बैलेंस शीट्स के लिए, वे ऑप्शंस होगा बी, यानी यह एक्सपेंसेस भी नहीं है, परचेज भी नहीं है, सेल्स भी नहीं है, ये ट्रेडिंग एंड पीएल से रिलेटेड है। आपका जो ऑप्शंस होगा बैलेंस शीट से रिलेटेड वो होगा आपका स्टोर्स एंड स्पेयर्स होगा। थर्ड क्वेश्चंस जो कि फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1 नवंबर 31 अक्टूबर, नहीं होता ये। 1 जनवरी 31 दिसंबर, ये कैलेंडर ईयर है। 1 अप्रैल 31 मार्च, यानी जो कंपनीज का जो फाइनेंशियल स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा थर्ड का वो सी होगा। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए यहाँ पे। ए कंपनी शुड डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन इन बैलेंस शीट, स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट, अकाउंट्स बुक। स्टूडेंट्स, ये जो कंपनी जो भी चीज़ें अपना इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करती है वे कब करती है? वे एनुअल रिपोर्ट पे करती है, यानी इसका ऑप्शन जो है सी होगा। अब बने रहिए साथ में, जल्दी जल्दी मैं इसको सीरीज को कंप्लीट करवा रहा हूँ और आप लोग भी अपने इसको नोट करते जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी prepared under the Companies Act? Fund flow statement, balance sheet, report of directors and editors, statement of profit and loss। तो स्टूडेंट्स, इसका जो ऑप्शंस जो होगा, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग? तो स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, बैलेंस शीट की भी जरूरत होती है, रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड एडिटर्स की भी होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की भी होती है। किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है? फंड फ्लो स्टेटमेंट। यानी इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ए होगा। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए ये क्वेश्चंस आपका कैश फ्लो से रिलेटेड है, तो इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है 2022 एंड 23, यानी करंट ईयर प्रीवियस ईयर का दे रखा है। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 was 15,000। While calculating net profit before tax and extraordinary items, the amount of provision for tax to be added। इसमें ये कहा गया है कि प्रोविजन फॉर टैक्स में कौन सा अमाउंट आपका ऐड होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो अमाउंट्स ऐड होगा प्रोविजन फॉर टैक्स में, तो अब देखिए इसमें से कौन सा अमाउंट ऐड होगा। देखिए इसमें जब क्वेश्चंस में बैलेंस शीट्स में जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा हो और इसके साथ साथ में आपका एडजस्टमेंट में भी दे रखा हो, तब आप यहाँ पे एक प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट एक बना लेंगे। तो वो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कैसे बनाएंगे? इस टाइप से आप प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट एक बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा अमाउंट आपका ऐड होगा और कौन सा लेस होगा। तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स, देखिए इसमें सबसे पहले आप लिख देंगे इधर बाई बैलेंस बीडी। लायबिलिटीज की बीडी हमेशा क्रेडिट साइड होती है। बीडी इसका जो अमाउंट है, बीडी का मतलब प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब 10,000 दे रखा है, यानी ये 2022 का है, और ये करंट ईयर इसमें 23 है। टू बैलेंस सीडी, सीडी का दे रखा है 25,000। और स्टूडेंट्स याद रहे कि इसमें जो होगा क्रेडिट साइड में होता है बाई पीएल अकाउंट
और यहाँ पे होता है ये मेड होता है, और ये होता है आपका टू कैश अकाउंट, ये कंडीशन होती है पेड की होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए इधर, अब आप टोटल करेंगे, क्वेश्चंस में मेड दे रखा है, पेड दे रखा है, ये देख लीजिए क्वेश्चंस में पेड दे रखा है, तो पेड दे रखा है तो पेड वाले अमाउंट में लिख लीजिए 15,000, और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका टोटल करने पे आ गया आपका 40,000, और ये कितना हो गया आपका 40,000। तो स्टूडेंट्स अब देखिए 40 में से 10 क्या कितना बचा, 30,000, यानी ये जो इसका जो ऑप्शंस होगा वो होगा बी ऑप्शन सही होगा, यानी 30,000 रुपीज होगा इसका आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कैश फ्लो से रिलेटेड भी आपको पॉइंट्स क्लियर हो रहा है, और इसके साथ साथ में आप इस क्वेश्चंस को जरूर देख लें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो वे कर दें, जिससे कि हर कोई इसका बेनिफिट ले सके। और स्टूडेंट्स इस सीरीज में बने रहिए कंटिन्यूस, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपके आने वाले हैं। तो अगर आपने इसकी प्रिपरेशंस कर ली तो जितना भी आप भूल चुके हो सब याद आ जाएगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है, 7th नंबर, विच इंडियन कंपनीज एक्ट्स इन फोर्स दिस डेज। इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 ये पहले बना था जी। अब देखिए इंडियन कंपनीज एक्ट 2015 ये तो कोई भी नहीं है। अब इंडियन कंपनीज एक्ट 2014 एंड कंपनीज एक्ट 2013। तो स्टूडेंट्स जो हमारा जो इस टाइम जो कंपनीज एक्ट चल रहा है वो चल रहा है कंपनीज एक्ट 2013, यानी ऑप्शन इसका कौन सा होगा, डी होगा। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड बाय डायरेक्टर्स टू शेयर होल्डर्स एट एवरी स्टेचुरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, स्पेशल जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग। तो स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो डायरेक्टर के द्वारा प्रेजेंटेड की जाती है तो स्टूडेंट्स वो की जाती है आपकी एनुअल जनरल मीटिंग, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 9th नंबर, इनकम स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स फंड फ्लो स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो स्टूडेंट्स जो इनकम स्टेटमेंट्स जो रिप्रेजेंट होता है तो वो होता है आपका बी ऑप्शन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी ये इसका ऑप्शन सही है। स्टूडेंट्स कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट के क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिए, उसमें से आपका 4 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो जिन्होंने इसकी कॉम्परेटिव कॉमन साइज की मेरी वीडियो नहीं देखी है वे जरूर देख ले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द आइटम विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। तो स्टूडेंट्स ये शेयर होल्डर्स फंड का जो पार्ट नहीं है तो वो इसका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, शेयर एप्लीकेशंस, मनी पेंडिंग एंड अलॉटमेंट, यानी ए ऑप्शन। और शेयर कैपिटल भी होता है, इसका पार्ट होता है शेयर होल्डर्स फंड का, रिजर्व एंड सरप्लस भी होता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर्स वारंट्स भी होता है। तो स्टूडेंट्स ये 10 क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चंस नंबर 11 की। व्हेन फिगर्स ऑफ 2 और मोर पीरियड्स आर प्लेस एंड कन्वर्टेड टू परसेंटेज इज नॉन एज। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है रेशियो एनालिसिस, ट्रेड परसेंटेज, कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 2 और मोर पीरियड किस में होते हैं आपके, जो होते हैं स्टूडेंट्स इसमें परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 11 का होगा आपका सी, कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, द मोस्ट कॉमनली यूज टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस आर। जो आपका मोस्ट कॉमनली यूज टूल्स किए जाते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए, तो स्टूडेंट्स इसमें आपने कॉमन साइज स्टेटमेंट भी देखा होगा, अकाउंटिंग रेशियो भी देखा होगा, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट भी देखा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी सारे ये ऑप्शन इसके सही हैं, ये सारे ही आपके टूल्स हैं किसके, फाइनेंशियल एनालिसिस के। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13, विच टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस shows a comparative study of items or components of financial statements for 2 or more years, यानी 2 और more years के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तो ये कौन सी टेक्निक है इसकी फाइनेंशियल एनालिसिस की। तो स्टूडेंट्स पहला ऑप्शन है रेशियो एनालिसिस, दूसरा ऑप्शन है इसमें कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, जिसमें 2 और मोर
ईयर्स हो तो स्टूडेंट्स वो होता है आपका कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स ऑफ द डिवाइस इज नॉट एम्प्लॉयड फॉर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एज फॉलोज। which of the following tools of the device is not employed for analyzing the financial statements are as follows: trade analysis, none of these, common statement, comparative। तो स्टूडेंट्स ये जितने भी जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो टूल्स हैं, ट्रेड एनालिसिस भी होता है, कॉमन स्टेटमेंट भी होता है, कॉम्परेटिव भी होता है, इसका ऑप्शन होगा बी होगा, नॉन ऑफ दीज। 15 क्वेश्चंस। विच एनालिसिस इज कंसिडर्ड more dynamic: horizontal analysis, vertical analysis, internal analysis, external analysis। तो स्टूडेंट्स जो मोर डायनेमिक जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है आपका ए ऑप्शन, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। पिक द ओड वन, इसमें से क्या आपका एक अलग है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। तो स्टूडेंट्स इसमें से जो ऑड पूछा है तो इसमें ये ऑड की बात की जाए तो देखिए इधर मार्केटेबल सिक्योरिटी जो होता है ये आपका करंट एसेट्स होता है, कैश एट बैंक ये भी करंट एसेट्स है, ये भी करंट एसेट्स है और ये भी करंट एसेट्स है। तो इसमें एक ही चीज़ जो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है इसमें से ऑड है, यानी इनमें ये करंट एसेट्स में नहीं, बाकी सब करंट एसेट्स हैं। तो इसका ऑप्शन होगा बी होगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल रिजल्ट इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है? देखिए पहला कैश रिसीव्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। अच्छा, ऑपरेटिंग में जो गुड्स सोल्ड होगा, जो कैश रिसिप्ट्स होगा वही होगा, क्योंकि सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ये इन्वेस्टिंग का हो जाएगा, डिविडेंड ये भी ऑपरेटिंग का नहीं है, पेमेंट ऑफ कैश फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ये भी आपका इन्वेस्टिंग का है, यानी क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स ₹94,000 यही आपका जो होगा स्टूडेंट्स ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का होगा। क्वेश्चन नंबर 18, dividend paid by finance company is classified under which of the following? Cash and cash equivalent, financing activities, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो स्टूडेंट्स जो डिविडेंड पेड किया जाता है ना फाइनेंस कंपनी के द्वारा तो ये इसको डिविडेंड फाइनेंस कंपनी यानी ये फाइनेंस एक्टिविटीज होगा, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ये करंट एसेट्स होता है, ठीक है, ये लास्ट में ऐड होता है ओपनिंग बैलेंस में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या होता है स्टूडेंट्स, कैश फ्लो में परचेज और सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ऑपरेटिंग में क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग जितने भी एक्सपेंसेस हैं इसमें देखे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, while calculating the cash flow statements from investment activities following terms should be added except। कौन सी चीज इसमें से एक्सेप्ट की जाती है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में, ठीक है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो स्टूडेंट्स इसका जो 9 का ऑप्शन है इसमें क्या है कि कैश पेड फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव्ड भी आपका इन्वेस्टिंग में आता है और कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ये भी आता है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आता है। तो ये तीनों तो आते हैं, यानी ऑप्शन इसका एक्सेप्ट किसे छोड़ा गया है, तो स्टूडेंट से कैश पेड फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी इसका डी ऑप्शन होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन कैश फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, ट्रेड रिसीवेबल, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें क्या कह रहा है कि कैश फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो 20 का जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स इसमें होगा, देखिए इधर कैश इन हैंड, कैश इन हैंड तो होता ही भाई, कैश इन हैंड के लिए हमें बनाना होता है। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज,
तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज से मतलब डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, यानी ये जो ऑप्शन जो किया जाता है प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश इन हैंड और डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स, इसके लिए हम लोग इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को तैयार करते हैं। तो इसका यानी ऑप्शंस होगा बी होगा। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई में, इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा, इस टाइप्स के क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। इनकम टैक्स पेड इज क्लासिफाइड अंडर, कौन सा होगा? इनकम टैक्स पेड इज क्लासिफाइड अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश एंड कैश एक्विवलेंट। तो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन जो होगा, जो इनकम टैक्स किसके अकॉर्डिंग किया जाता है आपका, इनकम टैक्स किया जाता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपने इसका इनकम टैक्स का देखा ही होगा, कौन सा अगर एडजस्टमेंट में दे रखा है तो वही अमाउंट ऐड हो जाता है, वही माइनस हो जाता है। और बैलेंस शीट में दे रखा है तो करंट ईयर का ऐड, प्रीवियस ईयर का माइनस। और अगर वे आपका दे रखा है, दोनों में दे रखा है, तब अकाउंट्स अभी मैंने आपको ऊपर बनवा रखा है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है। क्वेश्चंस 22, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स क्वालिफाई एज कैश एक्विवेलेंट इफ दे आर रिलीजेबल इनटू नॉन अमाउंट्स ऑफ कैश फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशंस विद इन अ पीरियड, यानी शॉर्ट टर्म की बात की गई है, लिक्विड की बात की गई है। तो स्टूडेंट्स जब भी शॉर्ट टर्म्स की बात की जाएगी तो इसको कितने मंथ के अकॉर्डिंग देखते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली लिक्विड की बात की जाए 3 मंथ्स और लेस, यानी इसका जो ऑप्शंस होगा स्टूडेंट्स वो सी होगा। नेक्स्ट 23, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर कैश ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर कैश ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो जब आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या करेंगे, परचेज करेंगे, तो इसमें क्या होगा आपका, भाई आपने क्या किया, मार्केटेबल सिक्योरिटी परचेज की, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी जो होती है स्टूडेंट्स ये भी एक कैश का ही पार्ट माना जाता है, क्योंकि इससे आप कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपकी बढ़ गई, कैश कम हो गया, यानी इन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो यानी इसका ऑप्शन होगा जो इसका नो इफेक्ट होगा, यानी सी ऑप्शन होगा, क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज को भी एक कैश का ही पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की। देखिए इसमें 24 में क्या कह रहा है, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स द आइटम ऑफ इंटरेस्ट इन शोन इन। देखिए इंटरेस्ट की बात की गई है, तो जब इंटरेस्ट पेड भी हो सकता है, रिसीव्ड भी हो सकता है। अगर इंटरेस्ट पेड होगा तो ये आपका होगा फाइनेंसिंग में, और अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा तो ये होगा स्टूडेंट्स इन्वेस्टिंग में होगा। तो यानी इसका ऑप्शन जो होगा क्या होगा, इसका सी ऑप्शन होगा। सी में क्या है आपका, बोथ बी एंड सी, यानी ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट पेड भी हो सकता है, रिसीव्ड भी हो सकता है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशंस, स्टेटमेंट्स ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशंस, स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग फॉर वेरिएशंस इन क्रेडिट, स्टेटमेंट अकॉर्डिंग फॉर वेरिएशंस इन कैश। तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशंस ऑन कैश बेसिस एंड स्टेटमेंट अकाउंटिंग फॉर वेरिएशंस इन कैश, यानी इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 26, which of the following transactions should result in flow of cash and cash equivalent। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, following would result in inflow of cash and cash equivalent, यानी इनफ्लो की बात की गई है, प्रोवाइडेड डेप्रिशिएशन। तो स्टूडेंट्स जब डेप्रिशिएशन की बात की जाएगी तो ये तो होगा नहीं, ये तो ऑपरेटिंग। फर्नीचर कॉस्टिंग 80,000 सोल्ड फॉर ₹75,000, तो यानी जो आपने फर्नीचर सोल्ड किया है तभी तो हमारे पास कैश आएगा। जो फर्नीचर बेचा है हमने, चाहे उसको लॉस में बेचा चाहे प्रॉफिट में, लेकिन कैश आया 75,000। इश्यू ऑफ बोनस शेयर भी नहीं होता इसका, और इसका पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पेमेंट हो रही है, तो यानी फर्नीचर जो आपने सेल्स किया है यही इसका बी ऑप्शन होगा। स्टूडेंट 27 नंबर की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज अनट्रू रिगार्डिंग द लिमिटेशंस ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, कौन सी इसमें लिमिटेशन जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड जो अनट्रू है, टू असर्टेन द नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो स्टूडेंट्स ये तो आपका होता है टू हेल्प इन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, ये भी होता है टू असर्टेन द लिक्विडिटी ऑफ एंटरप्राइज, ये भी होता है
लेकिन ये डी वाला जो है इसका लिमिटेशन जो है, इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर जजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी। भाई ये होता है एंटरप्राइजेस, तो क्या होगा कि इसमें जो होगा आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी एंटरप्राइजेस जो है उसमें ये नहीं, ये हमें बताता, बाकी ये तीनों चीज़ें बताता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए इधर, SBI बैंक लिमिटेड इशूड 1,09% डिवेंचर ऑफ रुपीज हंड्रेड ईच फॉर सब्सक्रिप्शन इशू वाज सब्सक्राइब द अमाउंट ऑफ रिसिव्ड विल बी शोन एज। तो 28 में ये होगा स्टूडेंट्स, जो SBI बैंक ने 1 लाख के डिवेंचर इशूड किए हैं, तो इसमें क्या होगा, विल बी शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं, इन्वेस्टिंग नहीं, जर्नल नहीं, तो ये किस में जाता है, फाइनेंसिंग में जाएगा। अब देखिए 29 नंबर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ अ डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल ऑन कैश इनफ्लो। तो क्या इफेक्ट होगा डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, लेस इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, एड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, लेस इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, डी एड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इसमें ऑप्शंस ये होगा कि जब आप क्या करेंगे कि ट्रेड रिसीवेबल में आपका डिक्रीज होगा, तो यानी क्या होगा, आपका कैश आएगा। तो किस में ये हो जाएगा आपका ट्रेड रिसीवेबल, जब आपका व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल ऑन कैश इनफ्लो। तो इनफ्लो में आपका जो इसमें ऑप्शंस होगा 29 का, एड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल ऑन कैश इनफ्लो। तो अब देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं कि जब हमारी जो ट्रेड रिसीवेबल जो है हमारी क्या है, इसमें ये करंट एसेट्स है, और जब करंट एसेट्स जब डिक्रीज होती है ना स्टूडेंट्स, तो आपको याद रख लेना चाहिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ये ऐड होती है। और अगर यही इंक्रीज हो रही होती, अगर यही इसकी जगह इंक्रीज हो रही होती, तो ये ऑपरेटिंग में लेस होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनरी वॉज परचेज फॉर 10 lakh paying 40% by issue of equity shares of ₹10 each and the balance by check. These transactions result in decrease in cash and cash equivalent। भाई इसमें हमारा जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिक्रीज होगा कितने रुपए से, 10 लाख से। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 4 लाख, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसमें जो होगा आपका, देखिए 10 लाख था आपका, 40% आपने इक्विटी शेयर पेड कर दिए। जब 40% आपने कैश और इक्विटी शेयर कर दिए, तो बाकी कितना बचा, 60%। तो 10 लाख का 60% आएगा 6 लाख। जब ये आपका 6 लाख आएगा, तो कितने रुपए से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी इसकी, तो स्टूडेंट्स जो पेमेंट करनी पड़ेगी, तो आपका क्या हो जाएगा, कैश यूज्ड होगा। तो यहाँ पे मशीनरी परचेज पे आ गया आपका कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ₹6 लाख, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्रेडिट परचेज ₹6 लाख, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो 5, कैलकुलेट क्लोजिंग क्रेडिटर इफ क्लोजिंग क्रेडिटर्स आर 10,000 लेस देन द ओपनिंग क्रेडिटर। तो स्टूडेंट्स इसमें पूछा है ओपनिंग क्रेडिटर्स पूछा है, तो ट्रेड पेबल रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ट्रेड पेबल रेशियो का फार्मूला होगा आपका नेट क्रेडिट परचेज अपॉन हो जाएगा एवरेज ट्रेड पेबल। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो एवरेज ट्रेड पेबल आ जाएगा। तो एवरेज ट्रेड पेबल में आप क्या कर लीजिएगा, 10,000 रुपीज़ इसमें लेस कर दीजिएगा, और जितना भी आएगा आपका एवरेज ट्रेड पेबल, तो ये अमाउंट आपका आएगा 31 का 1,15,000। इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बात करते हैं 32, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इन्वेंट्री जो टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला इसमें पूछा है 32 में। तो स्टूडेंट्स इसमें ऑप्शंस होगा, बी होगा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब देखिए 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो की पूछ रहा है, तो ट्रेड रिसीवेबल भी एक्टिविटी है,
और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी है, वर्किंग कैपिटल भी है, यानी इसका 33 का इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका ऑप्शन सही होगा। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाई कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट टोटल लायबिलिटीज, तो इसका ऑप्शन जो होगा स्टूडेंट्स 34 का ये होगा हमारा डी ऑप्शन होगा, करेंट लायबिलिटीज। अब देखिए 35 टोटल एसेट्स 2 लाख, टोटल डेब्ट्स 120, करेंट लायबिलिटीज 30, टोटल एसेट्स डेब्ट रेशियो, इसमें पूछा है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो पूछा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपका 2 लाख है, और स्टूडेंट्स इसमें से आपका देखिए डेब्ट जो लेंगे यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म लेंगे, तो कितना आ जाएगा इसका फॉर्मूला, ये हो जाएगा टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट, डेप्ट में आएगा ये आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म। अब देखिए इसमें कितना है, 2 लाख ये दे रखा है। अब देखिए जब ये 2 लाख दे रखा है हमें, और 1/20 में से यानी टोटल डेप्ट है 1/20, और 30,000 हमारा करंट लायबिलिटी, यानी कितना बचा, 90,000 बच गया। तो जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20:9 आ जाएगा, यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 20:9। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल बी, जब भी ग्रॉस प्रॉफिट की बात की जाए तो भाई नेट प्रॉफिट की तो बात ही नहीं आ सकती, तो ये हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट को किससे डिवाइड करते हैं हम, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करते हैं, यानी बी ऑप्शन होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब हेड अंडर द करंट एसेट्स, भाई जो सब हेड नहीं है, करंट एसेट्स का सब हेड नहीं है, इन्वेंट्रीज भी हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी हैं, एंड कैश एक्विवेलेंट भी है, लेकिन जो ट्रेड मार्क्स जो है इसका ऑप्शन नहीं होगा, ये करंट एसेट्स नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसका हेड और सब हेड जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है एग्जाम में। तो जिन्होंने इनको नहीं तैयार किया है तो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक वीडियो पड़ी हुई है, उसको जरूर देख लें और इसको कंप्लीट कर लें। अब देखिए 38 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो की बात की गई है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो ये तो है, प्रोप्राइटरी रेशियो भी है, ये आपका कौन सा है, सी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कवरेज रेशियो, यानी इसका जो ऑप्शन जो होगा सी होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सॉल्वेंसी रेशियो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। A transaction involving a decrease in debt equity ratio and increase in current ratio, कौन सा इसमें एक ऐसा रेशियो है कि जो हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो उससे क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा, और करंट रेशियो इससे इंक्रीज होगा। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो में इसके बारे में पूछा गया स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होगा, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, तो जब इशू कैश तो बढ़ेगा हमारा, लेकिन उसमें हमारी लायबिलिटीज बढ़ रही है। रिडेम्पशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फॉर कैश ये भी नहीं है, तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन होगा सी होगा, जब हमारा शेयर्स बढ़ेंगे और शेयर्स के साथ साथ में हमारा क्या होगा कि कैश भी बढ़ेगा, ठीक है। जब करंट रेशियो बढ़ेगा और हमारा जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो कम होगा। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला क्या होता है, डेब्ट अपॉन इक्विटी, और जब इक्विटी बढ़ेगा तभी हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो डिक्रीज होगा। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो ये नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ये भी नहीं है, एक्टिविटी रेशियो नहीं है, तो यानी सी ऑप्शन सॉल्वेंसी रेशियो है। अब देखिए रेशियो दैट आर कैलकुलेटेड फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस बेस्ड ऑन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आर नॉन एज, यानी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन की बात की गई बिजनेस के, और इसमें कौन से रेशियोस होगा, तो स्टूडेंट सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसमें लिक्विडिटी रेशियो, ये टर्नओवर रेशियो जो होता है हमें ये बताता है कि इफेक्टिव हमारा ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, एक कंपनी करंट एसेट्स आर 6 लाख एंड वर्किंग कैपिटल 2 लाख, इट्स करंट रेशियो विल बी, तो स्टूडेंट्स करंट एसेट्स दे रखी है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है, और करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब क्या करोगे, इसमें लिखा है कंपनी करंट एसेट्स और ये वर्किंग कैपिटल दे रखी है, तो अब इसमें आप क्या करेंगे कि आप पहले करंट एसेट्स तो आपको पता है, करंट एसेट्स तो 6 लाख है ही है,
अब करंट लायबिलिटीज हमें नहीं पता, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल से निकाल दिया। वर्किंग कैपिटल इक्वल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब देखिए वर्किंग कैपिटल दे रखी है 6 लाख और करंट एसेट्स दे रखी है इसमें वर्किंग कैपिटल इसमें स्टूडेंट्स इसमें वर्किंग कैपिटल दे रखी है वो दे रखी है 2 लाख और करंट एसेट्स दे रखी है इसमें 6 लाख और करंट लायबिलिटीज आपकी निकालनी। करंट लायबिलिटीज इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 2, ये आ जाएगा आपका 4 लाख। तो ये आ जाएगा 4 लाख से जब डिवाइड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 4 लाख से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.5, तो यानी 1.5 रेशियो 1 आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 40 द फॉलोइंग आर द प्रोबेबिलिटी रेशियो एक्सेप्ट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही ऑप्शन होगा, जो प्रोबेबिलिटी रेशियो जो होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो नहीं होता, तो प्रोबेबिलिटी में आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी आता है, नेट प्रॉफिट भी आता है, ऑपरेटिंग भी आता है, ठीक है। इफ 44 इफ ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो शोन है हाई टर्नओवर रेशियो, इट मींस जब ट्रेड पेबल हमें हाई हो तब उसमें क्या हमें बताता है, ये हमें बताता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्म, प्रोबेबिलिटी की तो बात ही नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ लेस क्रेडिट और फास्ट पेमेंट, यानी जब हमारा ट्रेड पेबल ज़्यादा होगा तो इसका जो ऑप्शन जो होगा बी ऑप्शन होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ लेस क्रेडिट, यानी हम क्या है, क्रेडिट का मीन्स हो गया कि हम इसे कम खरीद रहे हैं, उधार कम खरीद रहे हैं और बहुत जल्दी हमारी पेमेंट कर रहे हैं, पा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, इफ क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7 लाख, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम 640, देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल बी। तो स्टूडेंट्स इसमें ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में इसमें आप क्या कर लेंगे, तो जीपी रेशियो इक्वल क्या होता है, जीपी इंटू 100 अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आपका फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए जीपी कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट देखिए इसका, इसमें से आप क्या करेंगे 7 और 8, यानी टोटल रिवेन्यू हमारी हो गई 8 लाख हो गई। 8 में से हमने कॉस्ट कितने 6,40,000, 8 में से 640 माइनस करेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसमें से 640 माइनस करने पे हमारा आ जाएगा 160 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूले में लिख दिए जीपी 160 इंटू यानी 100 रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा हमारा 8 लाख, तो यानी ये आ जाएगा हमारा 20% आ जाएगा, ठीक है। तो ये 20% है, यानी सी ऑप्शन होगा आपका 45 का। अब देखिए 46, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ सिंगल ईयर आर एनालाइज इज कॉल्ड सर्कुलर एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स इसका 46 का जो ऑप्शन होगा वो होगा वर्टिकल एनालिसिस होगा, यानी डी ऑप्शन होगा। विच एनालिसिस इज कंसिडर्ड एज स्टैटिक, एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल, यानी जो कंसिडर्ड एज ए स्टैटिक की बात की गई है, तो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन होगा 47 का वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। अब इसके देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज सिग्निफिकेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंट किसके लिए, फॉर क्रेडिटर्स, फॉर एम्प्लॉयज, फॉर मैनेजर, यानी ऑल ऑफ दिस, यानी ऑल ऑफ दिस के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कौन सी इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लिमिटेशंस नहीं है, भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इसका क्या है बेटा, इट मे बी मिसलीडिंग विदाउट द नॉलेज ऑफ द चेंज इन अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलोड बाय द फर्म, ठीक है, मिसलीडिंग होती है विदाउट द नॉलेज, ठीक है। इज जस्ट अ स्टडी ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी, सी ऑप्शन, इट असर्टेन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, इसमें इंपॉर्टेंस की बात की गई है, जबकि हमें किसको पकड़ना है यहाँ पे, ये जो लिमिटेशंस नहीं है, तो यही इसका मतलब ये इंपॉर्टेंस है, बाकी तो सब ये इसकी लिमिटेशंस है, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, तो इसको आप लोग
सारे क्वेश्चन सारे वीडियो जरूर देखें जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जो हों तो इन्हीं को आप आसानी से कर पाएँ। तो देखिए 50 द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूड। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड होता है? बैलेंस शीट भाई होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, और इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस होता है, यानी सी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होता है। तो स्टूडेंट्स ये रहा आज की सीरीज के क्वेश्चंस, तो इनको जरूर आप नोट कर लीजिए और इनसे रिलेटेड आप एग्जाम में पार्ट बी से रिलेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट और कंपैरेटिव कॉमन साइज और आपका रेशियो और इसके हेड और सब हेड जरूर तैयार कर लीजिए, जो कि पार्ट बी में 20 मार्क्स के आपके रिटर्न के क्वेश्चंस होंगे। तो ये बहुत ही ईजी हैं, तो जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आप इनको सही ढंग से तैयार कीजिए। अगर कोई भी समस्या और प्रॉब्लम हो तो इसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, तो उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो जरूर बना के दूंगा। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर आपके बीच में लेके आएंगे न्यू क्वेश्चंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।